अपना पेट तो जानवर भी भरते हैं, लेकिन एक इंसान ही होता है जो एक दूसरे के काम आता है और समाज में एक दूसरे की मदद कर रहा है। आपके सामने मैं ऐसे ही एक व्यक्ति को लेके आ रही हूँ जो एक सोशल वर्कर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू शेख और आपका स्वागत है मेरे शो पे चाय पे चर्चा। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट सूर्य गावड़ा। सूर्य जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। नमस्कार। हमने सुना है पेंडेमिक के टाइम पे जब भी लोग मुश्किल में थे तभी आपने बहुत जन की मदद की थी, क्या ये बात सच है? बिल्कुल सही बात। आपने जब शुरुआत किया बहुत अच्छी बात किया कि जानवर भी अपना पेट भर सकता है, लेकिन बात आपकी बातें सही थे, आज के दौर की बात है। लेकिन जब पेंडेमिक चल रही थी वहाँ पर जानवर भी परेशान थे, उनसे ज़्यादा इंसान परेशान थे, क्योंकि जानवर तो रोड पे निकल पा रहे थे, इंसान घर पे कैद थे। मुझे याद है कि मैं 22 तारीख जो मार्च महीना था उस टाइम पे जिस दिन जनता लॉकडाउन था, आपको मालूम होगा एक दिन के लिए पूरा इंडिया को होल्ड कर दिया गया था। उस दिन मुझे आने का मौका मिला था। मैं बंद इंडिया में भी मैं फ्लाइट से उड़ के मुंबई आया था। तब मेरे दिमाग में एक बात चली थी कि कहीं ना कहीं भगवान ने मुझे किसी काम के लिए मुझे भेजा है। लेकिन जब मैं मुंबई आया तो मुंबई आने के बाद लोग, उस टाइम पे ऐसा दौर था, लोग जानवरों को तो लोग डरते थे, कुत्ते से डरते थे, लेकिन उस टाइम पे ऐसा इंसान जो फ्लाइट से बैठ के आता था और एरोप्लेन से बैठ के आता था, ट्रेन से आता, उसको ज्यादा डरते थे। तो उस कारण एक दिन मुझे घर पे बैठने का मौका मिला, क्योंकि मुझे क्वारंटाइन बोल के लोग 2-3 दिन के लिए कहे थे। तो उस दिन जब 2 दिन में क्वारंटाइन में था, फिर सडनली मुझे लगा शायद मुझे बाहर जाने का मौका ना मिले, बाहर की वातावरण खराब हो रही है। लेकिन उस समय पे मुझे एक उड़ीसा से कॉल आया और कुछ जगह से ऐसे कॉल आने लगा कि हम लोग तकलीफ में है। डर तो बहुत आ रहा था, हमें बहुत डर लग रहा था बाहर निकलने के लिए। लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि माहुल गांव में जो टेम्पररी लेबर्स है, जो इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल में जो काम करते हैं, ये लोग जो टेम्पररी बेस पे थे, हमारे पास बैलेंस होता है। लेकिन जब लॉकडाउन किया गया और रातों रात किया गया और इनका बैलेंस खत्म हो गया। जो डेली बेसिस पे वर्कर होते हैं, जो रोज रोज मजदूरों को पेमेंट मिलती है, राइट, तो वो लेबरों का आघात आ गया। वो लोग क्या डेली कमा के डेली खाने वाले लोग थे। कुछ लोगों ने अपने गांव पैसा भेज दिया था क्योंकि उनको भी वहां पे खर्चा करना था। उनके बारे में बहुत आया था पेपर में कि वो लोग उनके घर पे पहुंच नहीं पा रहे थे, बिकॉज बहुत उनका घर भी यहाँ मुंबई से काफी दूर रहता है एंड दे वर ट्रैवलिंग के लिए भी उनको बहुत दिक्कतें आ रही थी, बिकॉज लॉकडाउन था तो एवरीथिंग वाज। देखो वो दौर जो आया 45 डे के बाद आया। उस टाइम तक आपको यहीं पे रहना था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया गया था। उस टाइम पे श्रमिक ट्रेन चालू की गई और उस श्रमिक ट्रेन से लोग जाने लगे। लेकिन उससे पहले जो 45 डे का जो बात थी, वहां पे आजू बाजू में दुकानें बंद। आप लेबर्स होते तो वहां पे बहुत लोग डरते थे, आजू बाजू के लोग दुकान बंद करके रखे थे। हम आपको तो कोई दुकान खोल के दे रहा था, लेकिन अनजान लोगों के लिए दुकानें बंद हो गई थी। उस टाइम पे उन्हें खाने की प्रॉब्लम आ गई थी। तो मुझे उड़ीसा से फोन आया था, उड़ीसा ही नहीं अन्य राज्यों से भी फोन आया था, लेकिन क्योंकि मैं उड़ीसा का हूँ, मुझे वहां से डायरेक्टली कॉल आया था। वहां पे कुछ लोग हैं जो 5000 के करीब है, जो 2500 लोग गाँव चले गए थे, लेकिन 2500 लोग वहां पे फंसे हैं, तो उनका खाने का व्यवस्था करना था। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मुझे लिंक कर दिया गया। उड़ीसा गवर्नमेंट से कलेक्टर है, वहाँ के जो होम सेक्रेटरी, उन्होंने मुझसे बात किया था। उन्होंने मुझे फिर वहाँ पे एड्रेस दिया था। एड्रेस जाने के बाद वहाँ पे मैंने देखा कि भूखे प्यासे लोग जैसे कि जंगलों में रहते हैं वैसे उनकी हालत थी। और मुझे देखने के बाद उन्हें एक आस आई थी कि कोई तो एक सहारा हमारे बीच में आ गया। तब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गवर्नमेंट से हेल्प लेके उनको हेल्प किया। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह थे जहाँ पे मुझे फोन आ रहे थे और वहाँ पे रिमोट एरिया था जहाँ पे मैं जा नहीं सकता था, वो पूरी एरिया वहाँ पे लॉकडाउन करके रख दिया गया था। तो वहाँ पे जाने के लिए मुझे मुश्किलात हो रहे थे। तो गूगल पे वगैरह से मैं पेमेंट कर रहा था, उनको खाने के लिए मैं व्यवस्था कर रहा था। ठीक है, ऐसे ही वक्त में जब भी कोई काम आता है तो ऐसे हमें वो भगवान जैसा दिखता है कि जब भी जहाँ पे पेंडेमिक और लॉकडाउन का टाइम है और सबको बंद किया गया है और वहाँ पे कोई अपने को आके हेल्प करना है, वो बहुत ही अच्छी बात है। हमने सुना है कि आप सेफ्टी रिलेटेड भी बहुत सारे कैंप्स रखते हो, रोड सेफ्टी वगैरह के लिए, तो वो कैसे रखते हो और वो किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है? देखो मेरा एक स्कूल है और मेरा विभिन्न स्कूल से मेरे अच्छे रिलेशन से ताल्लुकात है और मुझे बच्चों से ज़्यादा प्यार है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स फील्ड में रहा करता था। मैं बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता हूं और मेरा एक कराटे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का है, उसमें मैं चेयरमैन हूं और हमारे अबू सर है जो 64 कंट्री उसमें जाके लोगों को हेल्प किए हैं। तो मेरा एक एम हमेशा ही रहता था कि बच्चों के लिए कुछ करूं। और बेसिकली जो झोपड़पट्टी एरिया में जो मिडिल क्लास एरिया के लोग होते हैं वो बेसिकली अपने
पैर से चल के जाते, ऑटो से चल के जाते, उनके लिए फीस भरना भी दिक्कत होता है, तो फिर वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे अफोर्ड करते? तो ट्रांसपोर्टेशन के नाते उनको बेसिकली क्या था कि उनको रोड सेफ्टी का जानकारी देना। ऐसे तो रेड लाइट लगती है रुकने के लिए और ग्रीन लाइट लगती है जाने के लिए, सबको मालूम है, लेकिन रोड पे चलने आना चाहिए छोटे बच्चे। तो उनके लिए मैं क्या करता था कि लोकल पुलिस स्टेशन पे जहाँ पे मेरे अच्छा होल्ड है, जहाँ पे मैं मोहल्ला कमेटी में भी हूँ, सिटीजन कमेटी में भी हूँ, जहाँ पे बहुत सारे पुलिसों से मिलता हूँ, मेरे अच्छी ताल्लुकात है, मेरा धारणा थी अगर मैं उनको समझाऊँ बच्चों को तो सीखेंगे नहीं, क्योंकि लोकल सिटीजन्स है। तो मैंने उनको बच्चों को अगर कोई इफेक्टिव आदमी जैसे पुलिस है, कोई हीरो है, ये अगर आएगा और ये बताएगा तो इजीली दे कैन एब्जॉर्ब दैट। तो मैंने क्या किया, कुछ पुलिस वालों को पहला साल बुलाया, फिर पुलिस वालों को बुलाया, उसके बाद उसको एक्टर्स लोग को, फिल्म एक्टर्स वगैरह को भी उनको बुलाया, और वो बुलाने के बाद बच्चों को रुचि आई और बच्चे बहुत अच्छे से सुनते थे। इस दौरान मैं मेरे स्कूल में करते गए, फिर दूसरे बाजू के स्कूल्स के लोग मुझे बुलाने लगे, बच्चों का प्यार आने लगा। एक बात है कि जब आप एक दूसरे को हेल्प करते हो, जो मनुष्य की सेवा करते हो, तो आपको उसमें देवता दिखती है, लेकिन बच्चों को सेवा करते हो वो स्वयं देवता होते हैं। सीरियसली बहुत अच्छी बात है, और रोड सेफ्टी सबको मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस और डेथ होते हैं रोड एक्सीडेंट से होते हैं और हमें नहीं पता रहता। तो आपने वो जो कैंप ऑर्गेनाइज किया उसके बहुत जन की जान बच सकती है, बहुत जन को एक्सीडेंट होते होते बच सकता है, वो बहुत ही अच्छी बात है। हमने सुना है आप बहुत सारे मोटिवेशनल कैंप, इंस्पिरेशंस कैंप, वो भी सारे स्ट्रेस रिलीफ कैंप वो भी आप ऑर्गेनाइज करते हो, वो जो कि बहुत अच्छी बात है। तो वो कैसे और किस प्रकार से ऑर्गेनाइज होती है? देखो, स्ट्रेस एक ऐसी बात है कि स्ट्रेस आप में और मेरे में अचानक आ जाती है। स्ट्रेस ऐसी चीज है, आप जहां जाओगे आपको स्ट्रेस मिलेगी। एक गरीब आदमी को भी स्ट्रेस है, एक अमीर आदमी को भी स्ट्रेस है, एक छोटे बच्चों को भी पढ़ाई का स्ट्रेस है। तो हम जहां जाते हैं, हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बातचीत है, तो हम पुलिस के पास भी जाते तो उनके पास भी स्ट्रेस है। अभी रिसेंटली मैंने उड़ीसा में एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम किया था, वहां पे मैं गया था, वहां पे सुना कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स स्ट्रेस से वो आत्महत्या कर रहे हैं। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर लिया। उनके बाद हम लोग ने सुसाइड केसेस वगैरह बहुत सारे बढ़ गए थे, बिकॉज हम ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि अचानक मानवता की लाइफ में ऐसा एक रोक आ गया कि और सब बंद हो गया, सब एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ गया था। तो वो स्ट्रेस रिलीफ करना बहुत ज़रूरी होता है हर व्यक्ति के लिए। जैसे आपने बोला, बच्चे लोग में भी रहता है, बड़े लोग में भी रहता है, बूढ़े लोग में भी, अमीर में भी रहता है, गरीब में भी रहता है, गरीब में भी। स्ट्रेस पैसा देख के नहीं आता, एज देख के नहीं आता है, आ जाता है। तो उस टाइम पे जब सुसाइड्स हो रहे थे, तो सुसाइड्स का हमने कारण नहीं, हम जब सुसाइड होता है उसके बाद ही मालूम पड़ता है कि सुसाइड हुआ है। लेकिन उससे पहले हमने क्या किया कि एरिया डिटर्मिनेशन चालू किया। बहुत लोग के कार लोन थे, बहुत लोग के घर के लोन थे, बहुत लोग के घर के खाने के पैसे नहीं थे, बहुत लोग को स्कूल की फीस भरने का था। तो हमने एक सर्वे किया और लोकल पुलिस स्टेशन को लेकर हमने वहां पर स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम किया। हमने इजीली रिफ्लेक्ट कर सकता है कि कौन आदमी कैसे स्ट्रेस में है। एक आदमी अच्छे से हंसता है, लेकिन वो उसकी हंसी से आपको अगर मालूम, आप अपने दोस्तों को इजीली डिटेक्ट कर सकते हो आज ये स्ट्रेस में है। तो ऐसे जब 10 आदमी बैठते थे तो वहां पे डिटेक्ट होता था कि ये आदमी स्ट्रेस में है, तो उसको हम लोग मोटिवेट करने का काम करते थे। और यहाँ पे पुलिस भी हो गया, लोकल लोगों भी, हर लोगों को हम स्ट्रेस में हेल्प किए, और इसके कारण बहुत सारे लोगों की जान तो हम बचा नहीं पाए, लेकिन उनको स्ट्रेस से बाहर आने का मौका दिया हमने। तो आपने स्ट्रेस के बारे में, हमने बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए होंगे, लेकिन आप फ्री वर्कशॉप स्ट्रेस के बारे में देते हो, उनको जानकारी देते हो, बहुत ही अच्छी बात है। सो आप ये सब कैंप ऑर्गेनाइज करते हो, ये सब करते हो, तो आपका फायदा क्या है? क्या वजह थी कि आपने ये सब चीजें कर रहा? काफी अच्छी प्रश्न आपने पूछा कि इसमें फायदा क्या। बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं, लेकिन देखिए, आपका काम एक मेरे पास आया, भले हॉस्पिटल का हो, डॉक्टर का हो, पुलिस स्टेशन का हो, तो मैं उनके साथ जाता हूँ। हो सके आप भूल जाएंगे, उसके बाद आपका तो छोटा सा काम आप चले गए, लेकिन मेरे उन लोगों से लिंक हो जाती है। आज मेरे जो बड़े बड़े लोगों से लिंक है, ये सिर्फ इसी गरीब लोगों का काम करने की वजह से है। लेबर डिपार्टमेंट में मेरा लिंक है इन्हीं के वजह से, पुलिस स्टेशन में मेरा लिंक है इन्हीं के वजह से। तो लाइफ में अगर आप दूसरों को हेल्प करोगे, आपकी लिंक बनती है, और निश्चित रूप पे ये लिंक जाके आपको कोई ना कोई फायदा करके देता है। सोशल वर्क एक बहुत अच्छा माध्यम है जो हम उससे तरीके से समाज की मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें भी कुछ फ़ायदा होता है। जैसे सर ने बताया कि हम एक जुड़ते हैं, हमारी एक लिंक बनती है। तो दोस्तों, आज अभी से आप शुरू कीजिए सोशल वर्क करना, छोटी छोटी बात करके आप शुरू कर सकते हैं। तो आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा? डू कमेंट ऑन द बिलो बॉक्स, एंड सी यू नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। बाय, टेक केयर।